हाँ विद्यार्थियों, सभी को नमस्ते। हम आपके भारतीय भूगोल में चल रहे हैं। के भूगोल में भारतीय भौतिक प्रदेशों का वर्गीकरण चल रहा है और आज का हमारा भौतिक प्रदेश है प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश। प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश बहुत महत्वपूर्ण भौतिक भाग है भारत का और सबसे बड़ा भौतिक भाग भी है। ये मध्य भारत में स्थित है। यह अति प्राचीन भूभाग है जिसका विस्तार लगभग 16 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर है। इसकी आकृति त्रिभुजाकार तथा उत्तर में विशाल मैदान तथा शेष तीनों दिशाओं में समुद्र से घिरा हुआ है। यह देश का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है तथा गोंडवाना महाखंड का अंग है। इस पठार पर अनेक पर्वत मिलते हैं जो निरंतर लाखों वर्षों से में मौसम क्रियाओं से प्रभावित है। यहाँ कठोर और तंग पहाड़ियाँ मिलती है। इसके अलावा इसके विस्तार की यदि बात की जाए तो देखिए, इस पठार का विस्तार उत्तर में राजस्थान से लेकर दक्षिण में कुमारी अंतरीप तक 1700 किलोमीटर की लंबाई में और गुजरात से पश्चिम बंगाल तक 1400 किलोमीटर की चौड़ाई मिलता है। इसके अंतर्गत दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल आदि राज्यों के भूभाग शामिल किए जाते हैं। और प्राकृतिक दृष्टि से इसकी उत्तरी सीमा अरावली, कैमूर, राजमहल की पहाड़ियों से मिलती है। ये प्रायद्वीपीय पठारी भाग है। अब इसके प्रमुख पठारों का यदि वर्णन करें प्रायद्वीप पठार के, क्योंकि प्रायद्वीप पठारी भाग तो पूरी तरह से पठारी भाग है और इसमें विभिन्न प्रकार के पठार शामिल किए जाते हैं। इनमें नर्मदा, सोन नदियों ने इस पठार को कई छोटे छोटे पठारों में बांट दिया है। इसलिए नर्मदा के उत्तर मालवा का पठार, दक्षिण में दक्कन का पठार, सोन नदी के पूर्व में छोटा नागपुर का पठार, गंगा नदी के पूर्व में मेघालय का पठार, ये अलग अलग प्रकार के पठार है। इन्हीं का वर्णन हम करना चाह रहे हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले मालवा का पठार लेंगे। लावा से निर्मित मालवा का पठार काली मिट्टी का संप्राय मैदान बन गया है। इसका ढाल गंगा घाटी की ओर है। इस पठार पर उर्मीन मैदान मिलते हैं जिनमें कहीं कहीं चट्टानी पहाड़ियाँ मिलती है। उत्तर में ग्वालियर की पहाड़ियाँ हैं और बुंदेलखंड, बघेलखंड के पठार भी इसमें शामिल किए जाते हैं। बुंदेलखंड व बघेलखंड के पठार, मालवा पठार का उत्तरी भाग बुंदेलखंड व बघेलखंड के पठार के नाम से जाना जाता है। यह पठार उत्तर से में यमुना के मैदान के निकट समाप्त हो जाता है। विंध्यन श्रेणी के पूर्व बघेलखंड का पठार फैला हुआ है। इसके बाद आता है छोटा नागपुर का पठार। ये पठार झारखंड राज्य के पलामू, धनबाद, गया, हजारीबाग, रांची जिलों पर प्रमुख रूप से विस्तृत है। महानदी सोन, दामोदर इस पठार की प्रमुख नदियाँ जो गहरी घाटियों में होकर अलग अलग दिशाओं में प्रवाहित होती है। सोन नदी पठार के उत्तर पश्चिम में बहकर गंगा में मिलती है। दामोदर पठार के मध्य भाग में पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर प्रवाहित होती जाती है। इसमें अनेक पहाड़ियाँ मिलती है, अनेकों पठार मिलते हैं और अनेक नदियाँ बह रही है जो अलग अलग प्रकार के पठारों का निर्माण करती है। इसके बाद जो है मेघालय का पठार की हम बात करेंगे। आप देखिए, इसमें देख सकते हैं ये पठारी प्रदेश और नदियाँ इस पर प्रायद्वीप पठार की बात कर रहे हैं हम लोग। इसमें अलग अलग प्रकार की नदियाँ, अलग अलग प्रकार के पठार पाए जाते हैं। ये प्रायद्वीप पठार है, इसकी नदियाँ हैं और इसमें ये पठारी भूभाग है पूरा। ये संपूर्ण पठारी प्रदेश है, प्रायद्वीप पठारी भाग है जो आपके सामने प्रदर्शित किया हुआ है। मेघालय के पठार पर यदि हम चर्चा करें, देखिए मेघालय का पठार लंबा भूभाग है। यहाँ की चट्टान छोटा नागपुर पठार की चट्टानों जैसी है। ये पहाड़ियाँ उत्तर पूर्व दिशा में मिकिर पहाड़ियों नाम से फैली हुई है। इस पठार का उत्तरी ढाल खड़ा ढाल है। यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी बहती है तो दक्षिणी ढाल धीमा है। गारो खासी जयंती प्रमुख पहाड़ियाँ हैं इसकी। खासी पहाड़ियों के दक्षिण में चेरापूंजी स्थित है जहाँ
दुनिया की सर्वाधिक वर्षा होती रहती है, रिकॉर्ड की जाती है। इसी प्रकार दक्कन का पठार है। इस दक्कन के पठार पर महाराष्ट्र पठार भी कहते हैं इसको। क्रिटेशियस तथा पूर्व टर्सरी काल में होने वाले ज्वालामुखी विस्फोट से निकलने वाले बेसिक लावा से इसका निर्माण हुआ है। 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। बेसाल्ट चट्टानों को बना हुआ है। लावा गहराई 2000 मीटर तक पाई जाती है और यह गहराई पश्चिम से पूर्व की ओर कम होती है। कच्छ में इसकी गहराई 760 मीटर तक पाई जाती है। अग्नि चट्टानें, बलुआ पत्थर, चूने की चट्टानें, कोयला, गोंडवाना काल की प्रमुख चट्टानें हैं। पठार की चट्टानें खनिज पदार्थों से बड़ी धनी हैं। यह यहाँ लोहा, मैंगनीज, सोना, अब्रक, मैग्नाइट, बॉक्साइट, मैग्नेसाइट आदि खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। तेलंगाना का पठार पर हम चर्चा करना चाह रहे हैं। गोदावरी नदी ने इस पठार के 2 हिस्से कर दिए हैं। उत्तरी भाग पहाड़ी विशेषता वाला है तथा वनों से ढका है। यहाँ वर्धा नदी बहती है। दक्षिण भाग पर उर्मिल मैदान मिलते हैं जिन पर सिंचाई के लिए तालाब बनाने हेतु उपयुक्त भूमि मिलती है। निचले समतल भागों में बड़े बड़े नगर मिलते हैं। हैदराबाद, सिकंदराबाद इसके प्रमुख उदाहरण हैं। इसके बाद कर्नाटक का पठार पर हम चर्चा करना चाहते हैं। कर्नाटक का पठार देखिए, 600 मीटर ऊंचाई की समुद्र रेखा इसको 2 भागों में बांटती है। उत्तरी भाग पर कृष्णा और तुंगभद्रा नदियाँ प्रवाहित होती है। कृष्णा और तुंगभद्रा नदियाँ, ये देखिए कृष्णा और तुंगभद्रा नदियाँ दिख रही है आपको। इसके इसी घाट पर घाट प्रवाह माल प्रवाह नदियाँ कृष्णा नदी में इसके दाईं ओर मिल जाती है। दक्षिण भाग में से मैसूर का पठार कहते हैं। यह दक्षिण भारत का उच्च सुनिश्चित सीमा वाला पठार है। इसका ढाल सामान्यतः पूर्व की ओर है। ये जो एक पहाड़ी क्षेत्र के रूप में यह औसतन इसकी ऊंचाई 1000 मीटर तक पाई जाती है। ढाल काफ़ी तेज़ है। नदी घाटियाँ गहरी है। वनों से ढका हुआ क्षेत्र है और ये एक महत्वपूर्ण पठार है, कर्नाटक का पठार। इसके बाद अगर हम बात करें तो देखिए, हम चर्चा करेंगे प्रायद्वीपीय पठार पर पाए जाने वाले पर्वतों की। तो इसमें महत्वपूर्ण पर्वतमालाएं हैं। विंध्याचल पर्वतमाला, इसका विस्तार नर्मदा नदी के सहारे पश्चिम की ओर गुजरात राज्य से प्रारंभ होकर इसके समानांतर पूर्व ओर चलता है। ये बहुत महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला है। भूगोलवेत्ताओं के अनुसार विंध्याचल पर्वत नर्मदा नदी की दरार घाटी का खड़ा ढाल मात्र है। इसी प्रकार कैमूर पर्वत सोन नदी की दरार घाटी का खड़ा ढाल है। इसके बाद सतपुड़ा पर्वत पर बात करते हैं। यह पर्वतमाला नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच पश्चिम में राजपीपला की पहाड़ी से प्रारंभ होकर उत्तर पूर्व में आगे महादेव में काल पहाड़ियों के रूप में छोटा नागपुर पठार तक फैली है। पूर्वी सीमा राजमहल की पहाड़ियों तक इसकी पाई जाती है। इसकी सबसे ऊंची चोटी धूनगढ़ है जो 1350 मीटर ऊंची है। महादेव पर्वत पर ही स्थित है। यहाँ जबलपुर के निकट नर्मदा नदी पर धुआंधार जलप्रपात भी है जो बहुत प्रसिद्ध है। संगमरमर की चट्टानें भी मिलती है। इसके बाद अरावली पर्वत और मालाओं पर चर्चा करते हैं। अरावली की पहाड़ियाँ राजस्थान मरुभूमि पूर्वी सीमा पर अहमदाबाद के निकट से प्रारंभ होकर उत्तर पूर्व दिशा में दक्षिण पश्चिम तक लगभग 800 किलोमीटर की लंबाई फैलाए। पर्वत श्रेणी जल विभाजक के रूप में काम करती है। इसके पश्चिम की ओर माही और लूनी नदियाँ निकलती है जो अरब सागर में गिरती है। पूर्व की ओर जो प्रमुख नदी बनास से चंबल की सहायक है, ये बरसाती नदियाँ हैं। अधिकांश भूगोलवेत्ताओं के अनुसार पर्वत भारत के अति प्राचीन और सबसे ऊंचे पर्वतों के विस्तृत भाग है। विंध्यन काल में इनका जन्म मोड़दार पर्वतों के रूप में हुआ था। इतने लंबे समय तक अनावृत्तिकरण की क्रियाओं के कारण मृग पर भारी प्रभाव पड़ा है। ये पहाड़ियाँ पृथ्वी के धरातल पर संभवतः सबसे प्राचीन पहाड़ियाँ जो आज भी विद्यमान हैं। ये पर्वत होस्ट प्रकार के पर्वत है। राजस्थान की सीमा पर स्थित है। पश्चिम घाट
के पर्वत सह्याद्री, इनको सह्याद्री की पहाड़ियाँ भी कहते हैं, दक्कन पठार की पश्चिम सीमा बनाते हुए पश्चिम तट की काफ़ी सीमा व समानांतर फैले हुए हैं। उत्तरी सह्याद्री ताप्ती नदी से लेकर गोवा के उत्तर पूर्व में मलप्रभा नदी के उद्गम स्थान तक 650 किलोमीटर की लंबाई में फैला है। ये 550 मीटर ऊंचे होते हैं। मध्य सह्याद्री मलप्रभा नदी के उद्गम स्थल से पाल घाट दर्रे तक करीब 650 किलोमीटर लंबा पश्चिमी घाट का भाग मध्य सह्याद्री कहा जाता है। इसी प्रकार दक्षिणी सह्याद्री नीलगिरी पहाड़ियों से लेकर कन्याकुमारी तक इसका विस्तार करीब 290 किलोमीटर लंबाई में पाया जाता है। यहाँ पर नीलगिरी की पहाड़ियों के साथ साथ अन्नामलाई की श्रेणी पाई जाती है। इसमें अनेक नदियाँ प्रवाहित होती है। सह्याद्री की उत्पत्ति के संबंध में बताया जाता है कि इन पर्वतों का उत्थान हुआ है क्योंकि यह समुद्र के किनारे पर निकट स्थित है, अतः लहरों की क्रिया के कारण इसके पश्चिम ढाल खड़े हो गए हैं। पर यह मत एक भ्रामक मत बताया गया है। सबसे बड़ा भ्रंशन का बताया, भ्रंशन के फलस्वरूप हुआ है। भ्रंश के फलस्वरूप इन पहाड़ों का पश्चिम भाग नीचे धंस गया और उसके ऊपर ही समुद्र भर गया। कालांतर वर्षा जल आदि ने इनको पर्वत के रूप में स्थापित कर दिया। अन्य भूआकृतिक विशेषताओं में नर्मदा घाटी, ताप्ती घाटी, काठियावाड़ और प्रायद्वीप प्रदेश भी शामिल किए जाते हैं। प्रायद्वीप भारत के पर्वतों के प्रकार प्राचीन मूर्धार पर्वत, ब्लॉक पर्वत, हिमालय जैसे वलित पर्वत, हिमाच्छादन के प्रमाण के रूप में हिमयुगों का प्रभाव दक्षिण भारत में अनेक स्थानों पर मिलता है। उड़ीसा में तालचर श्रृंखला की चट्टान आदि में। प्रायद्वीपीय भारत में भूकंपों का प्रभाव बहुत कम पाया जाता है। प्रायद्वीपीय भारत में भूकंप का प्रभाव कम मिलता है, लेकिन कभी कभी भूकंपों के झटके महसूस किए जाते हैं। इस प्रकार ये प्रायद्वीपीय भारत का अध्याय पूरा हुआ। अगले कालांश में अगला अध्याय हम लेंगे। सभी को नमस्ते।